हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग आधे अधूरे नाटक को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग सिंदूर की होली, ध्रुव सामनी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। उन नाटकों के PYQs और MCQs को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आधे अधूरे नाटक की रचनाकार है मोहन राकेश और इस नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। ये नाटक 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इस नाटक के मंचन के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देख लेते हैं, क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई। काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी, स्त्री सुधा शिवपुरी, पुरुष 1 ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का दिनेश ठाकुर, पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 3 ओम शिवपुरी, पुरुष 4 ओम शिवपुरी। तो पुरुषों की जितनी चारों पुरुषों की भूमिकाएं जो हैं वो ओम शिवपुरी ने निभाई हैं। तो इस नाटक से प्रश्न इस तरह के पेपर में पूछा गया था कि आधे अधूरे नाटक के पहले मंचन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, जिसमें ये पूछा गया था इसका पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा हुआ था, इसके निर्देशक ओम शिवपुरी थे और इसका निर्देशन जो है वो फरवरी 1969 में हुआ था। और इसमें बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई थी और छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई थी। तो इसलिए ये दोनों को अपोजिट करके दिया हुआ था, इसलिए ये दोनों ही कथन जो थे वो गलत थे। तो ये चीज़ें तो पूछी जा चुकी हैं पेपर में। ये पूछी जा सकती हैं कि स्त्री की भूमिका किसने निभाई थी, तो सुधा शिवपुरी ने निभाई थी स्त्री की भूमिका, और लड़के की भूमिका जो है वो दिनेश ठाकुर ने निभाई थी। तो ये चीज़ें 2 आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। अब आगे है निर्देशक का वक्तव्य। निर्देशक यानी कि ओम शिवपुरी। इसको पढ़ने से आपको ये जो नाटक है इसके बारे में पूरी कहानी जो है इसकी समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या क्या होता है। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट भी है, इससे पेपर में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर लिया है, तो इसकी PDF मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग इसको दोबारा से पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। यह मौजूदा जीवन की विडंबना की कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मना स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। यानी कि जो ये नाटक है ये मौजूदा जीवन की जो विडंबना है, समस्याएं हैं और जो जीवन की जो कुछ सघन बिंदु हैं उनको रेखांकित करता है ये नाटक, और पात्रों की मना स्थितियों को भी चित्रित करता है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भली भांति संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग योजना निहित है। फिर ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आधे अधूरे आज के जीवन की एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी की जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी। कशिश यानी कि एक भाषा से इसकी एक लगाव, एक खिंचाव महसूस हुआ। कहना ना होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। यानी कि इसकी जो भाषा है, निर्देशक कहते हैं कि इसकी जो भाषा है वो इस तरीके की है कि ये समकालीन जीवन के तनाव को, समस्याओं को ये प्रकट करने में सक्षम है। तो ये देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस नाटक के संबंध में ओम शिवपुरी ने कहा है या किसका कथन है, इस तरह के पेपर में पूछा जा सकता है। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। यानी कि नाटककार ने शब्दों का जो चयन किया है, उनका जो क्रम रखा है, उनका जिस प्रकार से संयोजन किया है, वो सब कुछ जो घटनाएं हैं उनको ठीक प्रकार से व्यक्त करने में सक्षम है।
लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यही बल जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी है। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है, आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि स्त्री और पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज आधे अधूरे नाटक को किसने कहा है? तो ओम शिवपुरी ने कहा है। महेंद्र नाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्र नाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे उससे वितृष्णा होने लगी, यानी उससे घृणा जो है सावित्री को होने लगी, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत हैं। यानी कि उसकी जीवन से जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं सावित्री की। अब महेंद्र नाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक और घर को चलाने का असह्य बोझ है, क्योंकि क्या है, महेंद्र नाथ जो है वो काम नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है, तो उस घर को जो है वो चलाने का काम सावित्री करती है, इसलिए वो बहुत कटु हो गई है। तो दूसरी ओर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल ना कर पाने की तीखी कचोट, अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची कुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं है। वो एक संपूर्ण पुरुष की तलाश करती है और इसीलिए वो नाटक के अंत में जगमोहन के साथ, इसका जो एक पात्र है उसके साथ जाती है, लेकिन उसको भी वो पूरा नहीं पाती, इसलिए लौट कर चली आती है। क्योंकि कमियां सभी लोगों में होती हैं। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। महेंद्रनाथ, जब आप लोग नाटक पढ़ेंगे आगे, तो महेंद्रनाथ कहता भी है कि वह केवल एक ठप्पा है जिसको सब लोग लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। यानी कि वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तब उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा, पराजित, क्योंकि यही उसकी नियति है। वो तो महेंद्रनाथ है, वो लड़ाई करके हर शुक्र शनिचर को घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ जाता है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इसकी जो इसी तरीके की पंक्तियां हैं ये पेपर में पूछी जा सकती हैं, और प्रश्न इस तरीके पूछा जा सकता है कि आधे अधूरे नाटक के संबंध में इसका जो निर्देशक हैं ओम शिवपुरी, उनके कथन हैं या कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरीके ये पॉइंट जो है ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने को एक दूसरे से जहरीले और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी है। यानी वो बड़ी लड़की जो है वो मनोज के साथ भाग जाती है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश है। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक जरिया मानता है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बड़ी बहन है वो उस मनोज से प्रेम करती थी, इसलिए नहीं निकली। उसको लगता है कि उसको वो घर से निकलना चाहती थी, इसलिए वो मनोज के साथ चली गई। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जबान चलाती है और यौन संबंधों में दिलचस्पी लेने लगती है, जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों से कुत्सित बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये सारी बातें जो है उसको बाहर के लोगों से सुननी पड़ती है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो इस तरीके की कटु हो गई है। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। बिन्नी जो है वो बड़ी लड़की है। हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है, यानी वो भी इससे यही जानना चाहती है कि
इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। वो कहती भी है कि मैं कुछ तो इस घर से लेके गई हूँ जो मुझे उस घर में सामान्य नहीं रहने देता। अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है। अशोक यानी कि लड़का, लड़के का नाम है अशोक, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। तो वो कहता भी है कि तुम ऐसे लोगों को, सावित्री से कहता है कि तुम ऐसे लोगों को घर में क्यों बुलाती हो जिससे कि हम लोग जितने छोटे हैं उससे और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, ये अलग अलग पुरुषों के चार अलग अलग गुणों के चार पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ गांठ बांध लिया और आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह वह यह दुष्चक्र चलता ही रहता। यानी वो किसी के भी साथ शादी करती, महेंद्रनाथ के साथ या मतलब सिंघानिया के साथ, जगमोहन के साथ या जुनेजा के साथ, किसी के भी साथ वो शादी करती तब भी अपने आप को पूरा महसूस नहीं करती। वो एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्ध दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाई जाने की दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया है। यानी कि 5 पुरुषों की भूमिका जो है वो एक ही आदमी निभाता है, काले सूट वाला आदमी, केवल कपड़े बदलते हैं बस। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से ही बर्ताव करता है, यानी समान ढंग से ही वो व्यवहार करेगा। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ ही एक स्पॉट में लगे मुखौटों को आलोकित करता है। आधे अधूरे का कार्यस्थल मकान का बैठने का कमरा है, जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेजें, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि हैं। यानी जो ये नाटक पूरा जहाँ पर अभिनीत होता, जो स्पॉट दिखाया जाता वो उस मकान का बैठक है, यानी मकान का बैठने का कमरा है, वहीं पे पूरा नाटक जो है वो होता है। कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण सब पर धूल की तह जम गई है। क्रॉकरी पर चटखन है, दीवारें मटमैली हो गई हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है, अलग है। घर की हवा तक में उस स्थायी तलखी की गंध है जो 5 व्यक्तियों के मन में भरी हुई। यानी जो कचोट, जो ईर्ष्या, द्वेष जो लोगों के मन में है, वो उस घर की हवा में भी वही चीज़ें हैं। ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोटने वाली मनहूसियत जो मरघट में होती है, वो उस घर में दिखाई देती है। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा था। कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया है। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि की संतृष्ट वीरानगी को संप्रेषित करती थी। यानी वहाँ का वातावरण ही ऐसा था जिसके लिए इन ध्वनि तरंगों का, शमशान भूमि की जैसी ध्वनि तरंगों का जो है वो प्रयोग किया गया। नाटक के शुरू के कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृह में, यानी बंद कमरे जैसे, जो कमरे का जैसा आकार होता उसी तरीके के जो है सेटों का चुनाव किया गया था इस नाटक को अभिनीत करने के लिए। बंद प्रेक्षागृह में हुए जब मुक्तकाशी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें नाटक की तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है। उनको लगा कि खुले मंच पे होगा ये, अगर खुले में होगा तो कहीं जो तनाव और सघनता है वो दिखाई न दे, हो सकता है दर्शकों को, तो इसलिए वो लोग हिचक रहे थे खुले में इसको अभिनीत करने के लिए। लेकिन मेरी यह मानता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्य अनुभूति देने में समर्थ है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है
हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी प्रकार के हॉर्न की आवाज़ पर मंच की कलात्मक यात्रा में कोई रुकावट ना डाल सके। यानी कि बाहर अगर ये अभिनीत हो तो जो गाड़ी के हॉर्नों की आवाज़ है ये किसी प्रकार का बाधा नहीं डाल सकेगी, रुकावट नहीं बन सकेंगी ये आवाज़ें। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृहों के अंतर से नाटक की प्रभावनिवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों का यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई प्रकार की कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है। वह एक और जहां समय और अवसाध्य है, वहीं दूसरी ओर रंगोपकरणों के अधिक आश्रय का घोतक भी है। और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं जाती। इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया और इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर महसूस नहीं किया गया। तो ये जो नाटक है वो बंद प्रेक्षागृहों, बॉक्स सेटों में और खुले में सब जगह अभिनीत किया गया है। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट घर की विभिन्न चीजों का आलोकित करते हैं, फिर हाउस लाइट में घुल मिल जाते हैं। यहाँ से ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी। इसके लिए वह केवल ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काले सूट वाला आदमी, फिर कोट उतारकर केवल कमीज महेंद्रनाथ, फिर बंद गले का कोट या टोपी सिंघानिया, आगे हाई नेक की कमीज जगमोहन और फिर लंबा कोट जुनेजा। बिन्नी किन्नी अशोक की पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदली थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी, क्योंकि उसको जुनेजा के साथ जाना था बाहर, इसलिए वो साड़ी बदलती। बाकी किसी ने भी कपड़े नहीं बदले हैं इस नाटक के मंचन के बीच में। प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप का ना होना। नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती हैं। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं, यानी किसी भी कलाकार ने मेकअप नहीं किया था। केवल जो सावित्री की भूमिका में थी उसने ही केवल मेकअप किया था। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी साथ थे। पहले प्रदर्शन तक भी बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक के अधिनिरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। फिर अनेक बार मतभेद हुए, लंबे लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या राकेश जी। तो यहाँ से जो है निर्देशक का वक्तव्य जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग इसके पात्रों को देख लेते हैं। काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1 की, पुरुष 2 की, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50 है। चेहरे की विशिष्टता में एक व्यंग्य जिसकी चेहरे की विशिष्टता में एक व्यंग्य है, यानी ये काले सूट वाले आदमी की बात की जा रही है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, और पुरुष 1 कौन है? महेंद्रनाथ। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 2 के में जो पात्र का नाम है वो है पुरुष 2 में शिवजीत सिंघानिया। पुरुष 3 के रूप में पतलून, टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का प्रदर्शन पूरे हाव भाव में। तो पुरुष 3 में जो पात्र का नाम है वो है जगमोहन। तो ये पुरुष 3 की भूमिका में जो है वो है जगमोहन। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। तो ये है जुनेजा।
तो इनको आप लोग याद रखेंगे। पुरुष एक जो है उसका क्या नाम दिया हुआ है नाटक में, पुरुष दो जो है उसका क्या नाम दिया हुआ है। ये मिलान के लिए आ सकता है पेपर में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। स्त्री उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह भी फिर भी शेष। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। स्त्री का नाम है सावित्री। बड़ी लड़की उम्र 20 से ऊपर नहीं, इनकी उम्र भी आप लोग याद रखेंगे। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन। साड़ी माँ से साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। बड़ी लड़की यानी कि बिन्नी, इसका नाम बिन्नी है। छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच, भाव स्वर चाल हर चीज में विद्रोह। फ्राक चुस्त पर एक मोजे में सुराख, एक मोजे में उसकी छेद रहता है। छोटी लड़की का नाम है किन्नी। और पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि वर्णा नामक युवती का उल्लेख जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किन्नी के द्वारा किया जाता है। लड़का उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बू शर्ट, धुल धुल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। तो लड़की का नाम है अशोक, और शोकी भी कहते हैं इसको घर के लोग। तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा पात्र हैं इस नाटक में मिस बनर्जी, इनका नाम आया है सिर्फ नाटक में। ये किन्नी की टीचर है। उसके अलावा निरोध महर्षि, इनका नाम आया सुरेखा, किन्नी की सहेली है ये। वर्णा, ये इसकी शायद लड़के की गर्लफ्रेंड है ये। और सुषमा, मिसेज माथुर, इन लोगों का जिक्र जो है वो इस नाटक में किया गया है। मुख्य पात्र तो यही हैं, लेकिन इन लोगों का भी जिक्र किया गया है। मध्य वित्तीय स्तर से ढहकर निम्न वित्तीय स्तर पर आया एक घर। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा जिसमें उस घर के व्यतीत इस तरह के कई एक टूटते अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह से अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ना होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज दूसरी चीज से रिश्ता, एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। तो अब ये यहाँ का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नाटक जो है वो आरंभ होता है। ये पूर्वार्ध है। नाटक का आरंभ जो है वो काले सूट वाले आदमी से होता है। यहाँ पर ये कथन इसके ही दिए हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। अब हम लोग केवल इम्पोर्टेंट कथन देखते हुए चलेंगे, पूरा नाटक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नाटक काफ़ी बड़ा है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये काले सूट वाले आदमी का कथन है। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस व्यक्ति से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं ही हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं। इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किससे मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते इससे। तो काले सूट वाला आदमी कह रहा है कि मैं वही आदमी हूँ जिससे आप अचानक से रास्ते में टकरा जाते हैं, लेकिन आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है।
उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। तो ये सारे ही कथन जो है वो काले सूट वाले आदमी के हैं। मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। फिर अब यहाँ दूसरे पात्र की एंट्री होती है स्त्री। थकान निकालने के स्वर में, फिर घर में कोई नहीं, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे, यह हाल है इसका। बैग की किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं, रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर, और अशोक बाबू यानी लड़का यह कमाई करते हैं दिन दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती है। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हैबर्न, शार्ले मैकलिन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। तो वो इन लोगों की तस्वीरें जो है वो काटता है लड़का। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे कथन है, फिर पुरुष एक आ जाता है, उससे वो बताती है कि सिंघानिया जो है वो आने वाला है। फिर पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर। स्त्री, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर में रहोगे ना तुम। पुरुष एक कहता है कि कौन, सिंघानिया आएगा। स्त्री, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो स्त्री कह रही है कि लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि वो मेरे यहाँ 2 बार आ चुका है। पुरुष एक, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ से हो आता। स्त्री, पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रहकर आया है। हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए भी कोई जगह हो। यहाँ पर जुनेजा की बात हो रही है। फिर पुरुष एक का कथन है, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से मेरी मदद ही की है। यहाँ पर जुनेजा की बात हो रही है। स्त्री, ना मदद करता तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसका मदद करने से हुआ। पुरुष एक कुड़कर सोफे पे बैठता है, तो नहीं जाता मैं अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी नहीं देगी। फिर ये कथन इम्पॉर्टेंट है। पुरुष एक, नहीं मैंने, पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का। 400 रुपये महीने का मकान था। टैक्सी में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था। लड़के लड़की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, लड़के और लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी। तो बता रहे हैं कि वो पैसा जो था वो किस प्रकार से खर्च हुआ था जब वो महेंद्रनाथ कमाता था। फिर स्त्री कहती है, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की है अपनी ज़िंदगी उसी तरह वह भी। वो कह रही है कि जिस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है उसी तरह लड़का भी अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर रहा है। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मनाता जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है। यहाँ मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जब मोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था, फिर लड़की जो है बड़ी लड़की पात्र जो है वो आती है। पुरुष एक, मेरी उस आदमी के बारे में अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज वह है, यह है, वह है, जाने क्या है। तुम्हारी शय से उसका घर में आना जाना होता तो वह क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह आती। तो पुरुष एक जो है वो सावित्री से कहता है कि तुम पूछो ये घर में क्यों आई है। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट कथन है। पुरुष एक, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से झलकना भी तो चाहिए। बड़ी लड़की, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। बड़ी लड़की, तो और क्या क्या होता है, आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा नज़र आता है आपको। बड़ी लड़की, पूछने में क्या रखा है मामा, जिंदगी किसी तरह कटती है ही चलती है हर आदमी की। फिर ये कथन जो बड़ी लड़की का इम्पॉर्टेंट है। मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था। तो ये कथन जो है वो बड़ी लड़की का है।
बड़ी लड़की, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। तो वो पूछती कि क्या वजह है कि तुम इस तरीके रहती हो, तो लड़की कहती कि वजह सिर्फ हवा है। बड़ी लड़की, मैं शायद समझा भी नहीं सकती, अस्थिर भाव से कुछ कदम चलती है, किसी दूसरे को तो क्या मैं अपने आप को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि बड़ी लड़की, कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। ये बड़ी लड़की का कथन है और इम्पॉर्टेंट है। फिर बड़ी लड़की कथन है, उसके हाथ में छलक गई चाय, पर कौन सी अड़चन। उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौट आने में आधा घंटा का देर, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मगर अड़चन बन जाती हैं। एक गुबार सा जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ कि जैसे कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर बड़ी लड़की, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। वो कहती है कि मैं अपने अंदर इस घर से कुछ ऐसी चीज लेके गई हूँ जो मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। बड़ी लड़की, की इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से ही चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। तो वो कहती है कि जो जो चीज है उसका पता मुझको इस घर के अंदर से ही चल सकता है। वो मनोज यानी कि वो कुछ भी नहीं बता सकता। पुरुष एक, एकटक उसे देखता है काट के साथ, नहीं होने पाएंगे सचमुच। काफी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है, मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। स्त्री, खूब करो तारीफ और जिस जिसकी हो सके तुमसे। बड़ी लड़की, मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे नहीं पता चला कि। बड़ी लड़की, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे 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 मुझे अपने पर एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे जिससे बड़ी लड़की, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटा आऊँ। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूँ, कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे। पर मैं कर कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर। ये कथन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बड़ी लड़की, कई दिनों के लिए मैं अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है, सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है। जब तक कि हम एक नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ सिर्फ इसलिए कि। बड़ी लड़की, मेरा अपना घर है हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश करूँ और देखूँ कि क्या वह चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। यानी कि वो कहती है कि मैं बार बार इस घर में आकर देखना चाहती हूँ, खोजना चाहती हूँ उस चीज़ को कि जिसके लिए मुझे बार बार वो कहता है और बार बार मुझे हीन किया जाता है। कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। छोटी लड़की, कल मुझे रीलो का डिब्बा जरूर चाहिए, और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट्स चाहिए। फिर आगे ये इंपॉर्टेंट कथन है बड़ी लड़की का, विशेष रूप से उसी को सुनाती स्त्री से, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में। जान सकती हूँ जब से बड़ी हुई तब से देख रही हूँ, तुम सब कुछ सह कर भी दिन रात दिन अपने इस घर के लिए हलाक करती रही हो, अपने को परेशान करती रही हो इस घर के लिए। इसमें ये कैसा नौवा बुक का जिक्र किया गया है। पुरुष एक, हाँ पूछ कर ही जानना है आज। कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते, और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा हूँ यहाँ की, जिससे देखो वही मुझे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। पुरुष एक,
हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ। हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है मेरी यहाँ मेरी इतने सालों की, कि सब लोग धुतकार देते हैं क्या मेरी, बस मैंने इतने दिनों में बस यही अर्जित किया है। पुरुष एक, जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर स्टैंप का ठप्पा लगाकर। तो ये कथन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पुरुष एक, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। पुरुष एक, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है, इस घर को, इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे, मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है। इसमें महेंद्र नाथ और सावित्री की कथन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरुष एक, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने की जिम्मेदार मैं हूँ, इन सब की ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूँ। घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। ये जो कथन है ये पेपर में पूछा जा चुका है। फिर ये पुरुष एक का कथन है, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है और बाहर की दरवाजे की तरफ चलता है, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए, और रहता हूँ यहाँ। और ये कहकर वो चला जाता है बाहर। स्त्री, लौट कर आएंगे रात तक, हर शुक्र शनिचर को यही सब होता है, यानी वो चला गया था। फिर लड़का, चुकंदर है वह आदमी जिसे बैठने का शऊर न बात करने का। तो ये सिंघानिया के बारे में वो बोल रहा है। स्त्री, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता, सोफे पर टांग पसारे। आप सोच कुछ रहे हैं, जान खुजलाते किसी की तरफ देख रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। लड़का, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। तो ये कथन लड़के का है। फिर स्त्री का कथन है, पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी तो वह वहाँ से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया, अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। तो ये स्त्री का कथन है। वो सिंघानिया को बुलाती है, अशोक के नौकरी के सिलसिले में सिंघानिया को बुलाती है, लेकिन वो कहता तुम ऐसे लोगों को क्यों बुलाती हो जिससे हम लोग छोटे हैं जितने, वो और भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। लड़का, मैं नहीं जानना चाहता, मतलब तू चली गई यहाँ से, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ, ये बड़ी लड़की से कहता है लड़का। स्त्री, कैसी बात कर रही हूँ, यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा भी ख्याल नहीं इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं। ये स्त्री का कथन है। यहाँ पर मिसेस माथुर का नाम आया है। पुरुष 2 यानी शिवजीत सिंघानिया का ये कथन है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सभी देशों के लोग मिलने आते हैं। जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने इन सब की नाक में नकेल कर रखी है आजकल। पुरुष 2, मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। फिर ये कथन इम्पोर्टेंट है। स्त्री, मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया, इसलिए वो सिंघानिया से बताती है अपने लड़के के बारे में कि बीएससी कर रहा था और तीसरे साल में बीमार हो गया और एयर फ्रिज में नौकरी करता है। पुरुष 2, जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। पुरुष 2, मैं प्रायः यह
मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, वह और वही क्या सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। फिर ये कथन इंपॉर्टेंट है। पुरुष 2, मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्रायः कहा करता हूँ, बैठो तुम लोग। पुरुष 2, इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। लड़का कहता है निरोध महर्षि। तो निरोध महर्षि का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है। फिर ये कथन इंपॉर्टेंट है स्त्री का। मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊंगा और तो उनका आने पर उनका मजाक उड़ाया, उनकी कार्टून बनाया। तो सिंघानिया के जाने के बाद वो जो लड़का है वो उसका कार्टून बनाता है, एक चित्र बनाता है लड़का। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उतने से और ज़्यादा उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से, यानी कहता है तुम लोगों को क्यों बुलाती हो? फिर कहता है कि तुमने सदा लोगों को बुलाया है किसी वजह से, उसकी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। ये लड़का कहता है स्त्री से। स्त्री, अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। एक आदमी है जो घर का पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, दूसरा अपनी कोशिश से तो कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है, तो ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। ये दोनों ही कथन स्त्री के हैं। स्त्री, तुझ नहीं तैना है तुझे, बैठ जा तुलसी पर और तस्वीरें काट। तो इतनी तस्वीरें रहती हैं आज लाजे मुन्ने ने, कितनी तस्वीरें काटी हैं आज। स्त्री, आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभता इनसे तो यह सब तो क्यों निभाई जाती हैं इसे। स्त्री से कहता है। लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है, तू यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती है, खुद तुझे यह घुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं लगती? यानी उसको लगता ही नहीं कि वो उसको से चाहती थी इसलिए वहाँ से चली गई। स्त्री, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी खुद देख लेना। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। तो यहाँ से जो है वो पूर्वार्ध खत्म हो जाता है, फिर उत्तरार्ध है ये। दो अलग अलग प्रकाश व्रतों में लड़का और बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेटकर टांगे हिलाता सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए है। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट में रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती है। पास में ही 3 कटर और चीज़ का एक डिब्बा रखा हुआ है। तो ये दृश्य है दूसरे अंग का। लड़का बताता है कि जुनेजा अंकल जो है वो आने वाले हैं, 6:30 तक आ जाएंगे। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई हैं, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। ये स्त्री के संबंध में कहता है बड़ी लड़की से। लड़का, कुछ भी जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। लड़का, मन महसूस करना ही महसूस नहीं होता था और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। ये बड़ी लड़की से कहता है। लड़का, ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे। ये लड़के का कथन है। फिर यहाँ पर सुरेखा का जिक्र जो है वो किया गया है। ये इसकी सहेली है किन्नी की। छोटी लड़की, कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो मेरे अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। ये कथन भी इसका पेपर में पूछा जा चुका है।
छोटी लड़की, झूठ झूठ, मेरी फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास है ना। तो वर्णा नाम की युवती का जिक्र जो है वो छोटी लड़की यानी किन्नी के द्वारा किया गया है। छोटी लड़की वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। तो जो वर्णा है वो शायद उद्योग सेंटर में काम करती है। फिर स्त्री आती है और वो बताती है कि जगमोहन उसको लेने के लिए आने वाला है। स्त्री, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उससे कोई काम थे शाम को जो उसने मेरे खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाह बुला लिया, जब चाह कह दिया कि जाओ अब। ये स्त्री का कथन है बड़ी लड़की से। स्त्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। पुरुष 3 यानी जगमोहन, उसका कथन है ये, तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह डांटती हो आज भी, पर बात इतनी सी है कुक्कू डियर। ये सावित्री को कहता है कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि कपड़े बदल लो। स्त्री, मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। ये पुरुष 3 से यानी जगमोहन से कह रही है सावित्री। और यहाँ पर गिंजा का जिक्र किया गया है, ये एक स्थान है घूमने का। और यॉक्स। स्त्री, मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ यह सब सहना, तुम जानते ही हो, पर अब आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। स्त्री जगमोहन से। स्त्री, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है जिंदगी में। तो पुरुष दीन कहता है कि देखो, सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा नहीं सोचता इस बारे में। स्त्री, मुझे याद है तुम कहा करते थे कि सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। छोटी लड़की, जब नहीं होना होता तो सब होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। ये छोटी लड़की का कथन है। कहती हैं कि छोटी लड़की का कथन है ये कि तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा जैसे, पहले बताओ मम्मा कहाँ हैं, मैं उन्हीं से अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती हैं मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर कहा है उन्होंने। छोटी लड़की, बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। ये कथन जो है वो छोटी लड़की का है। पुरुष 4 यानी कि जुनेजा। महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी इस हालत के लिए। ये जुनेजा का कथन है। पुरुष 4 और ये सुषमा का जिक्र जो है वो बड़ी लड़की के द्वारा किया जाता है। सोचकर तो बहुत सी बातें आया था, सावित्री होती तो शायद कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही है सब। बड़ी लड़की, मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं घर में नहीं, चिड़ियाघर के पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने में कमोड में ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। बड़ी लड़की, कैसे कहते हैं आप, 2 आदमी जो दिन रात एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हो। पुरुष 4, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से रिया कर मुझसे ना कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ आया ना होता तो पता है क्या होता। पुरुष 4, मैं ही जानता हूँ, मेरे मन में कहीं थोड़ा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से कुछ बात बन सके। तो ये कथन जुनेजा का है। पुरुष 4, एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। छोटी लड़की,
तुम बात मत करो। बड़ी लड़की से कहती तुम बात मत करो, मिट्टी की लोंदे की तरह हिली ही नहीं जब मैंने तुमको वो बात बताई। छोटी लड़की मिट्टी की लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। पुरुष 4, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को स्त्री से। पुरुष 4, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। पुरुष 4, क्योंकि और कोई जानता भी तो उतना जितना मैं जानता हूँ। महेंद्र नाथ के संबंध में बात हो रही है यहाँ पे। पुरुष 4, महेंद्र नाथ के बारे में, हाँ, और जानकर भी कहता हूँ कि तुमने इस शिकंजे में कस रखा है, इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अपने 2 पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। पुरुष 4, कभी की बात क्यों करती हो, जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। स्त्री, जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। ये सावित्री का ही कथन है। स्त्री, यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें एक अपना मद्दा, अपनी एक शख्सियत हो। ये कथन इम्पॉर्टेंट है और स्त्री का कथन है, यानी कि सावित्री का कथन है ये। इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है, मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। स्त्री, कि अपने आप से उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा है। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना चाहिए, वही उसे भी चाहना चाहिए, वही उसे भी करना चाहिए। वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। स्त्री, मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? अब एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के उसको एक अधूरापन कह दीजिए, उसे भर सकने के लिए। स्त्री, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता, महेंद्रनाथ चला जाएगा। इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्रनाथ ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पे महेंद्रनाथ और खाने भर चुकने पर महेंद्रनाथ कहीं नहीं। ये वो जुनेजा से कह रही है स्त्री। स्त्री, वह मुझे खुश रखने के लिए ही यह लोहा लकड़ी जल्दी जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। स्त्री, महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। फिर ये स्त्री का कथन है, एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो। क्यों तुम लोगों के बीच मेरी पोजीशन हमेशा खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है, पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। ये कथन स्त्री का है। वह नफरत करती है इस सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। फिर सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो वह एक बेचारा महेंद्र। ये सारे ही कथन जो हैं वो स्त्री के हैं। पुरुष 4, बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। पुरुष 4, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से वे 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ, तुम्हें याद है? पुरुष 4, कहा था कि वह बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब दूसरे के थे। एक नाम था उसकी माँ का, दूसरा उसके पिता का। पुरुष 4, तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ये कथन है जुनेजा का, पुरुष 4 का कथन है ये। पुरुष 4,
हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा था तुम उसकी बहुत इज्जत करती हो। ये पुरुष 4 का यानी जुनेजा का ही कथन है। पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत सिंघानिया। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। पर असल चीज वही है कि वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, सब जवान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत उससे तुम्हें उससे भी होने लगी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है। पुरुष 4, असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती, तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। तो ये पुरुष 4 का कथन है स्त्री से। पुरुष 4, आज महेंद्र एक कुढ़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। पर यह तभी था जब उसे कोई उस पर यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। कहता है कि महेंद्र आदमी पहले हंसता था, अच्छा था, अब जो जैसा हो गया वैसा वो पहले नहीं था। पुरुष 4, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती हो, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है। कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया कि जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। पुरुष 4, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़ कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। पर तुम एकदम बौरा गई जब तूने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से फरार हो गया, यानी वो चला गया। पुरुष 4, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा था तुम बहुत दुखी हो आज। उसने कहा, ये बताता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे और जगमोहन के बीच क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत दुखी हो आज। उसने कहा, उसे बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसे भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा, कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंच सकी होती। ये पुरुष 4 का कथन है। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तूने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने की एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। और ये है पुरुष 4 का कथन। स्त्री, मैंने आपसे कहा है ना बस, सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। ये इम्पोर्टेंट कथन है और ये कथन स्त्री का है, ये पूछा जा सकता है कथन। 4, तुम्हारे घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मानकर यही चलती हो, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब कुछ भी संभव नजर नहीं आता। पुरुष 4, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए, उसके जिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। स्त्री, मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है ना किसी और को चलने देता है। ये महेंद्र नाथ के संबंध में ये लोग बात कर रहे हैं। पुरुष 4, वह कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं है, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने आप को समझता है। वह ठीक से देख सके तो वह एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वो आंख खोलकर देख सके।
फिर ये जो कथन था ये पुरस्कार का था, और फिर महेंद्र नाथ जो है वो स्कूटर रिक्शा में बैठकर आ जाता है घर, और यहीं से नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगली क्लास में इस नाटक के PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे, और उसके साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको भी देखेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस नाटक को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को ये इसकी PDF मिल जाएगी नाटक की। तो धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।